वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैन यू हियर मी बिलाल? यस। ओके। सबसे पहले तो भाई माजरत मेरी तरफ से। ताक रातें हैं, आँख ऐसी लगी मेरी कि मैं उठ नहीं सकी टाइम पे। ठीक है, तो उसके लिए माजरत। एंड आई थिंक हमें ये लास्ट सेशन में थोड़ा सा टाइम चेंज करना होगा। तो टाइमिंग वुड बी लाइक 12 बजे। ठीक है, क्योंकि नहीं पॉसिबल हो रहा 11 बजे। मैं फिर आपको 11 बजे बोलूँ, आप एफर्ट करके उठ के इंतजार करें, फिर टाइमिंग चेंज हो, अच्छा नहीं होता। ठीक है। कैसे हो भाई? क्या पढ़ाई हो रही है? पढ़ाई शढ़ाई हो रही है या तरावियां चल रही है? पढ़ाई हो रही। हो रही है पढ़ाई, चलो सही, अच्छी बात है। रोजे कैसे जा रहे हैं? थोड़े से अच्छी बात है। आप लोग के पास क्या रूटीन होती है रमजान की? कोई स्पेशल अलग से कुछ आप लोग एहतमाम करते हो या क्या? नहीं, बस अफ्तारी बनती है, उसके अलावा तो बाकी सब कुछ सेम रहता है। सही है। जैसे कुछ लोगों के यहाँ होता है ना, ताक रात का स्पेशल, मतलब सब मिलकर जागते हैं। नहीं नहीं, बाकी रूटीन सेम रहता है। सही सही। चलें, अच्छी बात है। अभी हम आते हैं अपने सिलेबस पे, कोर्स पे, और इसको कंप्लीशन की तरफ लेकर चलते हैं। हम कर रहे हैं सेक्शन बी, इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड टीम, चैप्टर 14। अच्छा, अब इसमें क्या कहानी है? अब इसमें भी कोई नई कहानी नहीं होगी बिलाल। ये ऑलमोस्ट वही सारी कहानियां हैं जो हम अभी तक, अंडरस्टैंडिंग हमारी जो बिल्ड होती जा रही है लीडरशिप के हवाले से, लोगों के साथ ताल्लुकात और लोगों के साथ उठने बैठने के हवाले से। तो इसमें भी वही कुछ होगा, तो हम इसको जरा जल्दी से गो थ्रू करेंगे। सो फर्स्ट, इंडिविजुअल्स, पर्सनैलिटी। What is personality? Please read. Personality is the total pattern of individual thoughts, feelings, and behavior. It is shaped by a variety of factors, both inherited and environmental. Right. So personality क्या कहा जा रहा है? एक मजमुआ है, एक पैटर्न है, जिसमें एक इंसान के थॉट्स, उसकी सोचें, उसके एहसासात और उसके बिहेवियर, ये सब शामिल होते हैं। एंड देन इट इज शेप्ड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, बोथ इनहेरिटेड एंड एनवायरमेंटल। इनहेरिटेड क्यों? इनहेरिटेड बाय जीन्स, बाय बर्थ, बाय फैमिली, फैमिली से जो कंडीशनिंग हो गई, एंड देन एनवायरमेंट के, आप जब स्कूल गए या सोसाइटी, आपके नानी का घर, दादी का घर, कुछ और लोगों से मिले, फिर बड़े हुए, दोस्तों से मिले, फिर बड़े हुए, कॉलेज गए, फिर बड़े हुए, जॉब की। तो ये सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करती चली गई। एंड दिस इज हाउ योर पर्सनालिटी गेट्स बिल्ट अप इफ यू डोंट वर्क ऑन इट कॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली ये सारे मामला होते चले जाएंगे। ऑल राइट। डिस्क्राइबिंग पर्सनैलिटी। अब हर इंसान की अलग पर्सनैलिटी है, हर इंसान अलग जगह पैदा हुआ, हर इंसान की एक अलग कहानी है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर रिलेटिवली स्टेबल। क्या कह रहे हैं कि जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं, यानी कि जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या कह लें कि कैटेगरीज हो गई पर्सनैलिटी की, वो तकरीबन, फर्ज करें 5 कैटेगरीज है। एंड देयर आर ओनली 5 कैटेगरीज ऑफ पर्सनैलिटी। तो 5 तरह की पर्सनैलिटी है, मगर हाँ, हर एक के अंदर बहुत सारे वेरिएंट्स मौजूद हो सकते हैं, दिस इज पॉसिबल। बट अगर ब्रॉड कैटेगरी में देखा जाए तो ये 5 ही हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो ट्रेट्स है ना, 5 ट्रेट्स, 5 ट्रेट्स कह लो, 5 इंग्रेडिएंट्स कह लो, ठीक है, 5 एलिमेंट्स कह लो, जो भी कह लो, ये स्टेबल होती हैं। enduring qualities of an individual's personality which cause a tendency to behave in a particular way. For example, we might say that someone is impulsive. हम ऐसा कहते हैं ना कि वो बड़ा जज्बाती है। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी पर्सनालिटी में, उसके बिहेवियर में वो छलकता है। तो हम बोल देते हैं भाई ये बड़ा जज्बाती बनता है, छोटी छोटी बात पे बड़ा इसके हाइपर हो जाते हैं इसके इमोशंस। So those are personality traits. Now, personality types.
are distinct types and are distinct clusters of personality characteristics which reflect the psychological preferences of the individual. If we say that someone is an extrovert, for example, we may be suggesting that they are sociable, expressive, impulsive, practical, active. अब एक ही अल्फाज है, एक लफ्ज है एक्सट्रोवर्ट और एक लफ्ज है इंट्रोवर्ट. तो एक्सट्रोवर्ट जब भी कोई सुनता है तो उसको समझ आती है कि अच्छा ये बंदा बड़ा बातें करने वाला है, एक्सप्रेसिव है, इम्पल्सिव है, प्रैक्टिकल है, एक्टिव है. मतलब इसको किसी को आके इसको जगाना नहीं पड़ता कि उठो जागो काम करो, उठो चलो बातें करो, उठो चलो दोस्त बनाओ. ये खुद से बहुत अंदर से मोटिवेटेड और एक्सप्रेसिव और एनर्जेटिक है. मगर इंट्रोवर्ट उसको बोलना पड़ता है भैया कुछ बोल दो, मुझसे पूछ लो, क्योंकि वो कुछ भी शेयर नहीं करता, कोई बात नहीं करता. क्यों नहीं करता? बिकॉज उसकी वो पर्सनैलिटी का टाइप है, वो इंट्रोवर्ट है, वो शाय है, या वो ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता, या उससे होती नहीं है, या ही डजंट वांट टू एक्सप्रेस व्हाटएवर. तो ये डिफरेंट मिजाज है, डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स है. अच्छा हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़े हैं वो लोगों के ऊपर है, और लोगों से जब ताल्लुकात है तो लोगों की अलग अलग पर्सनैलिटी है, हर तरह के लोग मिलेंगे, कोई कैसा होगा कोई कैसा होगा. जब वर्क प्लेस में होंगे तब तो और भी खतरनाक खतरनाक लोग मिलेंगे. ठीक है, तो अब ये सब के बारे में एक जनरल अवेयरनेस दी जा रही है कि भाई ऐसा है. और फिर मतलब अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि आप लोग जब दूसरे लोगों से मिंगल करते हो तो वो ऐसा होता है ना कि कुछ लोग हैं जिनके साथ बड़ी बनती है और कुछ लोग होते हैं जिनके साथ बिल्कुल नहीं बन रही होती. मतलब यू डोंट नो व्हाई, कोई झगड़ा नहीं हुआ होता मगर एक पर्सनालिटी क्लैश होता है कि भाई ये बंदा मुझे नहीं समझ आता, इससे ना मेरी एक नॉर्मल कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाती, एक नॉर्मल और जेन्युइन. तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि देयर इज अ पर्सनालिटी क्रैश, मे बी देयर इज अ डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ बोथ द पर्संस, ऑरास मैच नहीं हो रहे, ऑरास कंपैटिबल नहीं हो रहे. सो दैट कुड बी अ वेरी basic reason for that. Now, to provide a shared language with people can discuss and explore individual uniqueness and ways of developing to their full potential. To provide a shared language यानी कि हम होता क्या है, मैंने तो यहाँ अक्सर देखा है कराची शहर में कि मेरे अब्बू हैं, उनको ना 3-4 लैंग्वेजेस आती हैं. तो जब वो किसी सिंधी से मिलते हैं वो सिंधी में बात करने लगते हैं. तो जैसे ही वो सिंधी में बात करने लगते हैं तो वो जो सामने वाला शख्स है वो बड़ा ही कंफर्टेबल हो जाता है और बिल्कुल दोस्ताना माहौल हो जाता है कि भाई अरे मेरा भाई है, ये तो मेरा साईं है, तो मेरा फलाना है. तो बड़ी अच्छे से कम्युनिकेशन हो जाती है. और जहां अगर लैंग्वेज एक बैरियर आ जाता है, यानी कि अगर मेरे अब्बू से उर्दू में ही बात करते रहे और सामने वाला शख्स सिंधी है, हालांकि मेरे अब्बू को सिंधी आती है और वो फिर भी ना बात करें, तो फिर क्या हो जाएगा, एक बैरियर रहेगा, एक अनईजीनेस रहेगी. तो लैंग्वेज एक बहुत ही पावरफुल चीज है जो लोगों को जोड़ने में, लोगों की पर्सनालिटीज को जोड़ने में मदद करती है. हम कहते हैं ना, जैसे हम अगर किसी गैर मुल्क चले जाएं, फर्ज करो हम मक्का ही चले जाएं और वहां हमें कोई पाकिस्तानी मिल जाए तो हम कितना खुश होते हैं, अरे यार पाकिस्तान विच स्टेट विच सिटी, ठीक है आप वहां से आए हैं, सही, अच्छा जबरदस्त. तो आप एक खुशी महसूस करते हैं अपने जैसे लोगों को ढूंढ के, अपने मुल्क को जो बिलोंग करते हो, अपनी लैंग्वेज को जो बिलोंग करते हो. तो पता ये चला कि लोगों में जो बातें कॉमन होती हैं वो उस पे बड़े जल्दी हम आहंग हो जाते हैं, मुत्तफिक हो जाते हैं, अग्री कर लेते हैं और एक उनको भाई भाई वाली फीलिंग आने लगती है. तो कम्युनिकेशन आसान हो जाती है और कुछ भी नहीं, बस एक कम्युनिकेशन जो असल में दरअसल जो दर हकीकत जो 70% जो मसले मसाइल होते हैं वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन और मिसकम्युनिकेशन की वजह से होते हैं. 70% जो मसले मसाइल होते हैं जिंदगी में, चाहे वो इंसानों के साथ एट अ फैमिली लेवल हो या एट अ वर्क प्लेस लेवल हो, तो वो 70% कम्युनिकेशन की लैक की वजह से या मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से, मिसकम्युनिकेशन की वजह से होती है. तो अगर आपका ये कॉमन फैक्टर्स कुछ हैं, आप लोग पहले दिन ही ये तय कर लें हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन आसान हो जाएगी. और बाकी 30% खड्डे किस बात पे होते हैं, जब आपके वैल्यूज डिफरेंट होते हैं. आप बिलाल, आपका मौकिफ है कि नहीं मुझे तो रात में क्लास लेनी होती है, रात में पढ़ाई अच्छी होती है, या आपका, या आपकी थिंकिंग है, या आपकी
लर्निंग है, ये आपका स्टाइल है, एंड आप यही पसंद करते हो कि भाई मुझे तो रात की क्लास चाहिए। हालांकि मेरा बिल्कुल उलट सीन है, मैं बोलती हूँ भाई दिन में सारे काम हो जाने चाहिए, रात को क्यों तंग करे बंदे को। ठीक है, तो 30% वैल्यूज जब डिफरेंट होती हैं तो वहां पर भी क्लैश आ सकता है, मगर 70% ऑफ द टाइम इट्स ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज, योर कम्युनिकेशन और स्किल्स, योर लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसकी वजह से मसले मसाइल अराइज होते हैं। अब आप एक बात बताएं ना, सबसे फेमस एग्जाम्पल सास बहू क्यों नहीं बनती? सवाल, क्यों नहीं बनती? क्या दोनों औरतें नहीं है? कॉमन ग्राउंड, यस दोनों औरतें। क्या दोनों एक ही फेज से नहीं गुजरे या गुजर रहे हैं? यस, सास भी उसी फेज से गुजरी है जिस फेज से बहू गुजर रही है। लेकिन फिर क्या होता है, क्यों क्लैश होता है सबसे ज्यादा यहाँ पे? वाई? सोचने वाली बात है ना, ऐसा क्या मसला आ जाता है कि क्लैश होता है? बिकॉज देयर इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये कॉमन फीचर्स इन दोनों में मौजूद है, एंड मोर ओवर कम्युनिकेशन गैप। अब कम्युनिकेशन गैप दरअसल कम्युनिकेशन गैप सास बहू का नहीं होता। अब मेरी बात सुनो, बहू आई है 10 साल, मतलब सास 50 साल की हो गई, 50 साल के बाद एक लड़की उसकी जिंदगी में आ रही है, वो बेचारी 50 साल की गुड़िया को उस नई नई लड़की से क्या क्लैश हो सकता है? कुछ भी नहीं। क्या कम्युनिकेशन गैप हो सकती है? कुछ भी नहीं, सच बता रहे। सारा फड्डा ही जो है ना वो कि 50 साल तक, उस 50 साल में से 20 साल उसको अपने बेटे की तवज्जो मिल रही है, उसको अपने शौहर की तवज्जो मिल रही है, मतलब बेटा माँ से ही बात कर रहे हैं, माँ से ही हर बात पूछ रहे हैं, माँ से ही सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। और जैसे ही एक नई लड़की आई है, वो नई लड़की दरअसल उसके बेटे की जिंदगी में आई है, उसकी जिंदगी में नहीं आई, और इसको इस बेचारी एक मासूम सी लड़की से क्या इख्तलाफात हो सकते हैं? प्रॉब्लम इसको तब होनी शुरू होती है कि जब बेटा नाइंसाफी करता है या बेटा अदल नहीं कर पाता कि इसको जो वो पहले से टाइम दे रहा था वो टाइम बरकरार रखे और फिर इसको भी टाइम दे। तो वो क्या होता है, यहाँ से टाइम लेकर इसको दे देता है। मसला सारा ये हो जाता है कि अब जब इसका हक था, इसका राइट था, वो उसके बेटे ने जाने अनजाने में, जाहिर है नई नई शादी है तो जाहिर है ज्यादा टाइम बीवी को चला गया, तो यहाँ से होनी शुरू होती है इनसिक्योरिटी। यहाँ से इनसिक्योरिटी होनी शुरू हुई कि मेरा बेटा छीन लिया, मेरा बेटा छीन लिया। भाई बेटा नहीं छीना, बेटे को अकल नहीं थी कि वो बैलेंस कैसे करता, तो जिसकी वजह से अब वो बैर किससे निकालती है? फिर इससे निकालती है, क्योंकि सारा दिन तो इसके साथ हम रहती है, ठीक है। तो अब देखा जाए तो इन दोनों का आपस में डायरेक्ट कोई फड्डा नहीं है, मगर बिकॉज देर इज अ थर्ड पर्सन इन बिटवीन द रिलेशनशिप, दैट्स व्हाई देर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ये मिसाल मैंने आपको इसलिए दी ताकि आपको अंडरस्टैंड हो। ऐसा दूसरे रिलेशनशिप्स में भी बहुत होता है। अब फर्ज करो आप हो और आपका एक दोस्त है, आपको इस दोस्त से कोई मसला नहीं, मगर चूंकि एक तीसरा दोस्त भी है जो बार बार आपके कान में कोई ऐसी बात डाल देता है जो ये दोस्त के खिलाफ होती है, या इसकी कोई बुराई बोल दी, या कोई इसके मतलब कुछ भी कर बता दिया, झूठ सच, अब क्या अल्लाह वाला, तो अब उसकी वजह से इसके दिल में बात आ गई है। हालांकि इसका डायरेक्टली इसके साथ रिलेशनशिप में कोई मसला नहीं है, ये दोनों आपस में बड़े अमन से रहते हैं, मगर बीच में फड्डा कौन डाल रहा है? ये तीसरा शख्स। अब वो जिस भी वजह से हो, ठीक है, जो भी रीजन हो, जो भी फैक्टर हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, टू हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड एरियाज ऑफ डिफरेंस which might otherwise be the source of misunderstanding and miscommunication. यहाँ पर बात क्लियर हो गई फिलहाल कि मिसअंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस की वजह से ज्यादा अराइज होते हैं, कम्युनिकेशन के गैप की वजह से ज्यादा अराइज होते हैं, एंड देन वैल्यूज की वजह से अराइज होते हैं। To encourage people to appreciate diversity by highlighting the value and complementary contributions of all personality types. जब आप एक दूसरे को ओपन माइंडेडली देखोगे, एक दूसरे को encourage करोगे, खुश होगे सामने वाले की अच्छाई देखकर, खूबी देखकर, भले वो जिस भी कल्चर से बिलोंग करता हो, भले वो जिस भी वैल्यू सिस्टम से आया हो, मगर एक ओपन हैंड, ओपन माइंडेडनेस, ये सब आपको आपके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट से बचा ले। आपने कभी स्टोरी पढ़ी है
शम्स तबरेज की। बिलाल? नहीं। शम्स तबरेज की एक कहानी है, मैं आपको बताती हूँ कि एक दफा की बात है, एक खातून जो होती है वो दरअसल एक प्रोस्टिट्यूट होती है और कोनिया के शहर में वो अपने उस प्रोस्टिट्यूट हाउस में रह रही होती है। और वहाँ कोनिया के शहर में एक बहुत बड़ी मस्जिद होती है जहाँ पे रूमी जो उस वक्त के स्कॉलर थे वो आके दर्स देते थे हर जुम्मे को, इस तरह से ना, मतलब डेली बेसिस पे भी, और जुम्मे को एक स्पेशल दर्स होता था जिसमें सब लोग आते थे, जमा होते थे। तो जब रूमी एक जुम्मे को यहाँ पे दर्स दे रहे थे तो इस खातून का जो है ना, इसकी दिली कैफियत या इसकी कल्बी कैफियत में ईमान था, ठीक है। तो ये बड़ा बेचैन होकर ये इस प्रोस्टिट्यूट हाउस से भागना चाहती थी। तो बड़ी मुश्किल से इसने अपना भेष बदल के यहाँ से निकल के ये मस्जिद पहुंच गई। अब इसने भेष जो है ना आदमियों का लिबास पहन के ना ये वहां मस्जिद पहुंची और वहां बैठ के दर्स सुनने लगी। जब ये दर्स सुन रही थी तो उसका जो इसने मुंह छुपाया हुआ था अपना वो हल्का सा शो हो गया। जैसे ही वो शो हुआ वहां जो बैठ मौजूद लोग थे उन्होंने इसको पहचान लिया कि ये तो खातून है, एंड स्पेसिफिकली पहचान लिया कि ये तो प्रोस्टिट्यूट है, ये वहां काम करती है, इसकी इतनी हिम्मत कि हमारी पाक मस्जिद में एंटर हो। मतलब अब आप खुद सोचो कि ये वो लोग इसे पहचान रहे थे, कि जाहिर है वो लोग इसको कैसे पहचान रहे, वो भी तो गए होंगे ना इस प्रोस्टिट्यूट हाउस, तभी तो उस लड़की को उन्होंने पहचान लिया दूर से। और फिर उन्होंने इसका पीछा किया, इसको धक्के मार के मस्जिद से निकाला और इस पे इल्जाम लगाया कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मस्जिद में आने के लिए, तुम नापाक, तुम ऐसे गलत काम करने वाली, और ये और वो, तुम्हारी औकात क्या है, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ इसको बोलने लगे और बिल्कुल इसको ना मारने के लिए आ रहे थे, कदम बढ़ा रहे थे। तो इसी दौरान बीच में कौन आ जाते हैं? शम्स तबरेज। शम्स इन लोगों को रोकते हैं, इनसे सवाल जवाब करते हैं कि भाई तुम क्यों इसके पीछे पड़ गए, तुम लोग खुद पहले अपने गिरबान में झांको कि तुम कितने पाक मुसलमान, ठीक है, बजाय इसके कि किसी और पे कीचड़ उछाले। तो फिर वो अपनी सफाइयां देने लगे कि भाई आपको पता नहीं है ये कौन है, ये कहाँ से है, और ये मस्जिद में आ गई है, और ये हमारे दर्स में बैठ गई है भेष बदल के, ये वो फलाने। बहरहाल शम्स इनको समझा ही रहे थे कि ये पीछे से खातून मौका देकर भाग गई। अब जब ये भागी या पीछे तो लोग इनके पीछे भाग के आने लगे, मगर शम्स ने रोक दिया। शम्स ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी बुराइयां गिनवाने लग जाऊं ना, मेरा मुंह मत खुलवाओ, तुम लोग चुप करके अपने काम से काम रखो और जाने दो उसको। तो बहरहाल किसी तरह शम्स ने इनको चुप करवाया और ये चले। पीछे से ये खातून भाग रही है अपनी जान बचाने के लिए, और ये इस हद तक भाग के वहां पहुंच जाती है कि जहां इनको रास्ते में एक कुत्ता नजर आता है, ठीक है। अच्छा अभी कुत्ता कुत्ता नहीं लग रहा कुछ और ही लग रहा है। बहरहाल ये कुत्ता उसको नजर आता है और ये कुत्ता उसको प्यासा नजर आता है। तो ये खातून रुक जाती है, अपने फटे पुराने जूते उतारती हैं और वहां करीब कहीं एक कुआं होता है, उसमें से पानी निकालती हैं और इस प्यासे कुत्ते को पिलाने लग जाती है। यानी देखा जाए तो उनकी जान पे बनाई है, कुछ लोग पीछे भाग के आने को तैयार है, इनको मारने को तैयार है, मगर इन्होंने प्यासे कुत्ते को देखकर रुक गई और उसकी प्यास बुझाने लग गई। उसी दौरान फिर शम्स और इनका फिर टाकरा होता है, इस खातून और शम्स का। और खातून पूछती है शम्स से कि मेरा क्या कसूर है कि मैं इस जगह फंस गई। और वो खातून पूछती है कि मैं तो कभी भी अल्लाह से करीब नहीं हो सकती ना, क्योंकि मैं तो पाक ही नहीं हूँ, मेरे तो अमाल ही इतने बुरे हैं। तो शम्स उन्हें समझाते हैं कि नहीं बेटा, आपका जो अमाल है वो भले आप मजबूरी में आके आप वहां फंस गई हो, मगर अपने दिल में जो आपका वो दिया ईमान का जल रहा है उसको बुझने नहीं देना, क्योंकि ये दिया जो चल रहा है ये बढ़ेगा, इसके अंदर पोटेंशियल है और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप निकलोगे वहां से। और एक दिन जब आप वहां से निकल आओगे तो आपको अल्लाह सुब्हान तआला जो है और नवाज देंगे, ठीक है। तो शम्स उनको एक बशारत देते हैं। अब कहने की बात यह है कि आपको नहीं पता कि कौन सा शख्स अल्लाह के कितने करीब है,
इस खातून की वो अदा जो प्यासे कुत्ते को पानी पिलाना, वो अल्लाह को कितनी पसंद आ गई हो, ये आप और मैं नहीं जानते। ये बंदे और अल्लाह के दरमियान का मामला है। तो हम और आप होते कौन है किसी को भी जज करने वाले, किसी को भी फतवा देने वाले कि तुम फला, तुम बड़े गुनाहगार, तुमने ऐसी नमाज पढ़ ली, तुमने वैसा पढ़ लिया, तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी, तुम्हारा रोजा कबूल नहीं होगा, तुम तो हो ही ऐसे या तुम तो हो ही वैसे। हम और आप कोई भी नहीं होते। हम इस पोजीशन में है ही नहीं कि हम किसी को काफिर या मुनाफिक करें या खुद को बड़ा फखर से मोमिन करें। हम इस पोजीशन पे नहीं। हमें अपने ऊपर फोकस करके अपने अमाल ठीक करने हैं, अपना और अल्लाह का ताल्लुक मजबूत करना, ना कि दूसरों को हर वक्त तनकीद के निशाने पे रखते हैं और जजमेंटल होते हैं, जज करते हैं, जजमेंट्स पास करते हैं। यहाँ पे शम्स तबरीज़ी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यू को सामने लेकर आते हैं जो कुरान में भी है कि लक़द करमना बनी आदम, हर आदम की औलाद इकराम के काबिल है, हर आदम की औलाद नोबल है, नोबिलिटी के काबिल है। तो क्या किया जाए? एक इंसान को बहैसियत एक इंसान होने की खातिर उसको वो ड्यू रिस्पेक्ट दी जाए कि वो अशरफ है, वो जानवर नहीं है, वो कोई ऐसा ही राह चलता कोई कुत्ता नहीं है, वो राह चलता कोई पौधा नहीं है, वो इंसान है, इंसान की बेस्ट ऑफ, अल्लाह की बेस्ट ऑफ क्रिएशन। तो नो मैटर कि वो जो भी हो, उसका प्रोफेशन जो भी हो, उसके अमाल जो भी हो, एक ड्यू रिस्पेक्ट बहैसियत इंसान वो डिजर्व करता है। वही शम्स ने सिखाया, वही शम्स ने बताया, और वही कुरान का भी इल्म है और तालीम जो हमें देता है, that don't get so proud of yourself that you are a very मुत्तकी और you are मोमिन और you are फलाना, आपके तो बड़े अच्छे अमाल हैं। आपको नहीं पता कि वो कचरा उठाने वाला आपके घर के बाहर जो आके कचरा उठाता है, वो कितना ज्यादा ईमान में आपसे ज्यादा मजबूत है, और वो अल्लाह पे उसका कितना यकीन है, और अल्लाह से उसका कैसा ताल्लुक है, ये तुम नहीं जानते, ये हम नहीं जानते। तो इट्स बेटर कि हम जजमेंट्स पास करना छोड़ दें। अच्छा, अब ये बात निकली कहाँ से थी? ये बात निकली यहाँ से थी कि मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, डिफरेंसेस। हम दरअसल डिफरेंसेस कैसे हमें नजर आ जाते हैं? हमें ऐसे ही तो नजर आते हैं जैसे इन लोगों को नजर आया कि अरे ये खातून यहाँ कैसे बैठ गई थी इस बदल के। उनको यही तो डिफरेंस नजर आया, उनको लगा हम बड़े पाक साफ और बड़े सवाब करने वाले लोग हैं और ये नापाक है। तो ये डिफरेंस क्यों नजर आ रहा है? ये इसलिए तो नजर आ रहा है कि किसी और इंसान को बहैसियत इंसान इज्जत नहीं देनी, अपने आप को बड़ा कुछ समझना है और दूसरे को हकीर जाना। तो यहाँ से डिफरेंसेस शुरू हो जाते हैं। यहाँ से जब कल्चर्स भी हम डिफरेंट देखते हैं कि हम मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुए, अगर कोई हिंदू या क्रिश्चियन फैमिली से आ जाता है तो हम उसको बड़ी टेढ़ी नजरों से देखने लगते हैं या बड़ी तिरछी निगाह से देखने लगते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उसका वो डिफरेंस नजर आता है, और जैसे ही डिफरेंस नजर आ रहा है हमारी कंडीशनिंग ऐसे हुई है कि हम सामने वाले को हकीर और खुद को बड़ा अमीर जानते हैं। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। परसेप्शन, व्हाट इज परसेप्शन? पढ़िए। Perception is the process by which the brain selects and organizes information in order to make sense of it. People behave according to what they precise, not according to what really is. क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि प्रिस्क्रिप्शन जो है, परसेप्शन एक प्रोसेस है जो कि ब्रेन सिलेक्ट कर लेता है और उसी हिसाब से चीजों को देखता है और रियलिटी के हिसाब से नहीं देखता। राइट। परसेप्शन की बड़ी खूबसूरत मिसाल ये है कि यहाँ पे जो शख्स खड़ा है उसको ये नंबर क्या नजर आ रहा है? 6। और यहाँ पे जो शख्स खड़ा है उसको ये नंबर क्या नजर आ रहा है? 9। अब दोनों आपस में लड़ रहे हैं, मैं सही तू गलत, तू सही मैं गलत, तेरे को नहीं पता, तू नहीं जानता, तू छोटा है उम्र में, तेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को पता है, मैं बड़ा हूं, मैं मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है जिंदगी का। ये 9 है, ये कह रहे हैं नहीं ये 6 है। अरे अब्बा ये 6 है, अब्बा कह रहे हैं तो तू मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैंने धूप में बाल सफेद कर लिए। दिस इज परसेप्शन। आप जिस वक्त जहां खड़े होके जिस एंगल से चीज को देख रहे होते हो और जिस
जो देखना चाहते हो वो नजर आ रहा होता है, और ये है परसेप्शन। रियलिटी कुछ और हो सकती है, देयर इज हाई चांसेस दैट द रियलिटी इज डिफरेंट। हो सकता है ये जो ये डिजिट हो, इन दोनों को डिजिट नजर आ रहा है क्योंकि ये दोनों एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, एजुकेटेड है। यहाँ पे एक ऐसे बंदे को लाके खड़ा कर दो जो कभी स्कूल गया ही ना हो, जिसने कभी नंबर्स देखे ही ना हो, उसको ये क्या चीज नजर आएगी? उसको नजर आएगा कि ये गोला बना हुआ है और ये उसकी छड़ी है, ये गोला और छड़ी मिला के पता नहीं क्या है। शायद ये वो गिल्ली डंडा की तरह, वो जो हम लोग सड़क पे नहीं खेलते, ये बॉल है और ये छड़ी है, उससे हम बॉल को फेंकें, तो उसकी नजर से देखोगे तो उसको तो ये डिजिट लगेगा ही नहीं। तो क्या मतलब ये डिजिट नहीं है? ये क्या मतलब, ये फिर वो झूठ बोल रहा है? झूठ इनमें से कोई भी नहीं बोल रहा, सब अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी नॉलेज, अपना जावे नजर, और वो जिस भी पोजीशन पे खड़े, वो जिस एंगल पे खड़े, वो वहां से देखकर बता रहे हैं। तो झूठ कोई भी नहीं बोल रहा, इसे कहते हैं परसेप्शन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ परसेप्शन में क्या कह रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ स्टिमुलाई क्या है, इंटरनल फैक्टर्स क्या है, फियर और ट्रॉमा क्या है। मतलब ये सारे वो फैक्टर्स हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल हैं आपका परसेप्शन क्रिएट करने के लिए। कॉन्टेक्स्ट यानी कि अब मैं एक कहानी आपको बता रही हूँ शब्द, ठीक है, अब मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ ये तो मैं एक लेक्चर डिलीवर करते हुए बता रही हूँ। अगर इसी क्लिप को खाली मैं तोड़ के फेसबुक पे डाल दूँ तो पता नहीं लोग क्या समझेंगे कि ये क्या है, और ये कहाँ से ये कहानी आई है, और ये क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये किस कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ ये तो मुझे और आपको पता है, जो इस पूरी कन्वर्सेशन का हिस्सा है, जो इस पूरे लेक्चर का हिस्सा है। देन द नेचर ऑफ स्टिमुलाई, भाई सामने वाला क्या बात करता है, कि वो आपको ट्रिगर कौन सी बात करती है। अब ये तो आपकी कंडीशनिंग के ऊपर है कि आपको ट्रिगर कौन सी बात करती है। फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तानियों को ये बात, या हम मुस्लिम्स को ये बात बहुत ट्रिगर कर देती है अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई अल्फाज अदा कर देते हैं, ठीक है, तो ये बात हमें ट्रिगर कर देती है। मगर क्या ये बात क्रिश्चियन को ट्रिगर करती है? नो, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग नहीं है। मगर चूंकि हमारी कंडीशनिंग हुई हुई है इस तरह से कि हम ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट, इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स यानी कि आप भूखे हैं, आपको शायद कोई जख्म है अंदर, आप बीमार हैं, या कोई खाने की खुशबू आ रही है, कुछ भी, मतलब इंटरनल फैक्टर्स आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल टू मेक योर परसेप्शन। अब आप बहुत थके हुए हैं या रोजे से हैं, ठीक है, और आपको बहुत नींद आ रही है, तो हो सकता है आपको लेक्चर कुछ समझ ही ना आए, या हो सकता है आप लेक्चर सुन भी रहे हो मगर आप जो मैं समझाना चाह रही हूँ, डिलीवर करना चाह रही हूँ, वो आप बिल्कुल ही कुछ और ही समझ बैठ रहे हो। इट इज पॉसिबल, क्यों? क्योंकि इसमें मेरा मसला नहीं है, इसमें यहाँ पे कोई लेक्चर गलत नहीं दिया जा रहा है, मगर इसमें आपका मसला है कि आपके इंटरनल फैक्टर्स में नींद की कमी हुई हुई है, या थकावट बहुत ज्यादा है, या हो सकता है भूख लगी हुई है जिसकी वजह से आप तवज्जो नहीं दे पा रहे, और आपके सेंसेस अपनी बेस्ट पोटेंशियल पर काम नहीं कर पा रहे। So this could be a reason for to create perception. देन फियर और ट्रॉमा। फियर यानी डर, खौफ, ट्रॉमा यानी शॉक, कोई शॉक लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो आपका जावे नजर, जिंदगी को देखने का नजर तब्दील हो सकता है। आपने ऐसे देखा होगा ना बिलाल, के बहुत सारे लोग मायूस हो जाते हैं जिंदगी से कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही बुरा होना होता है, मेरे पहले अम्मा अब्बा चले गए, फिर मेरा ये हो गया, फिर मेरा एडमिशन भी नहीं हुआ। तो दे आर गोइंग थ्रू अ ट्रॉमा, जिसकी वजह से वो अब दुनिया को उसी नजर से देखने की दुनिया तो नहीं, बड़ी जालिम, और यहाँ पे कोई खुदा नहीं रहता, उसको कोई दर्द नहीं है, वो लोगों की कोई मरम्मत नहीं करता, मरहम नहीं रखता लोगों के जख्मों पे, तो वो नहीं है, तो वट एवर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जिंदगी के तल्ख हालात और हादसा भी आपके परसेप्शन को बनाते हैं। देन एटीट्यूड। व्हाट इज एटीट्यूड? पढ़िए जनाब। People develop attitude about things based on what they feel and what they want to do about it. Attitudes are found by prescription, experience, and personality, which in turn are shaped by wider social influence. क्या कह रहे हैं?
वो ये कह रहे हैं कि लोग अपना एटीट्यूड बनाते हैं उस हिसाब से कि जो चीज़ वो सोचते हैं, जो फील करते हैं और जो उन्हें यानी बेहतर लगता है। और एटीट्यूड जो है फॉर्म है प्रिस्क्रिप्शन की एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी की, जो कि वाइडर शेप में इन्फ्लुएंस हुई भी होती है। जी, so attitudes, बिल्कुल attitudes are people develop attitudes, ये perception, experience और personality के बेस पे attitude बनता है आपका। attitude basically आपका mental state, आपका thought process, यानी कि अगर कोई हादसा होता है तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्या थॉट आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, अगर सबसे पहला रिस्पॉन्स आपका नेगेटिव आता है तो आपका एटीट्यूड नेगेटिव है। So that is attitude. And again देखो ये बहुत सारी चीजें एक दूसरे में ना गड़मड़ है, हम अलग अलग बिल्कुल बाइफर्केट नहीं कह सकते कि हाँ बेटा ये परसेप्शन है, ये पर्सनालिटी है, ये एटीट्यूड है। ये काफी सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो इसलिए हर चीज में आपको वही सारी बातें मिलेंगी, नॉलेज, फीलिंग्स, डिजायर्स, बिलीव्स, एटीट्यूड्स टू वर्क, एटीट्यूड्स एट वर्क। एटीट्यूड्स टू वर्क यानी काम आता है तो खुश होते हैं, या काम आता है तो अरे काम आ गया चिल्लम चिल्ली करने लगते हैं, ठीक है। एटीट्यूड्स एट वर्क, लोगों के साथ कोऑपरेटिव हैं या लोगों के साथ बड़ा टफ टाइम देते हैं जो उनके साथ काम करते हैं, दैट इज एटीट्यूड एट वर्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस किस चिड़िया का नाम है भाई? आईक्यू का नाम सुने? आईक्यू, IQ is your intelligent quotient। बिलाल मैंने आपको कहा था ना अपना IQ टेस्ट जरा लेना, दिया था गूगल पे फ्री IQ टेस्ट मौजूद, दिया था? नहीं, याद नहीं रहा। हाँ तो ये जरूर लेना, फ्री IQ टेस्ट मौजूद है गूगल पे, तो जरा चेक करना आपका IQ कितना है। तो बहुत सारी तरह की जहानतें होती हैं, वैसे तो देर आर 11 टाइप्स, कहते हैं 11 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस है। पहले 9 टाइप्स इजाद हुई थी, डिस्कवर हुई थी, उसके बाद एड ऑन करके कहा गया कि 11 तरह की जहानतें, ठीक है। और जिसमें से एक जहानत इमोशनल इंटेलिजेंस भी, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ चूंकि जाहिर है हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं और ECC के हवाले से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत इन डेप्थ नहीं है, बस ब्रीफली बताया गया कि एनालिटिक इंटेलिजेंस, spatial intelligence, practical intelligence, intrapersonal intelligence and interpersonal intelligence। Analytic कोई चीज को एनालाइज करना, लॉजिकल रीजनिंग देना, वर्बल फ्लुएंसी के साथ। स्पेशल इंटेलिजेंस पैटर्न्स और कनेक्शंस देख पाना। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड या हैंडीनेस देखना। इंट्रापर्सनल सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ कंट्रोल, हैंडलिंग स्ट्रेस। इंटरपर्सनल इमोशंस, अपने इमोशंस को और दूसरों के इमोशंस को समझ पाना, that is empathy and to be influential। ये 9 तरह की जहानतें, जिसमें से हम 5 हमने देखी, और ये जहानतें में जो एक एड ऑन किया इमोशनल इंटेलिजेंस का, वो किसने किया? डैनियल गोलमैन ने। डैनियल गोलमैन ने कहा कि नहीं, इनके अलावा भी एक और तरह की जहानत है जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, और जिसको EQ के मतलब नाम से अब जाना जाता है। तो अब ये क्या कहते हैं कि भाई सक्सेसफुल यानी ये तमाम इंटेलिजेंसेस इस एक इंटेलिजेंस के अंदर आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि जिस इंसान को अपने जज्बात काबू करना, रैशनलाइज करना आता होगा, तो वो इंसान कहीं पर भी सक्सेसफुल हो जाएगा। इमोशंस को दूसरे उसमें कहते हैं पैशंस, एंड व्हेन यू रैशनलाइज योर पैशंस then you can become a very balanced person। क्योंकि पैशंस तो हर वक्त अराइज हो रहे हैं, कभी गुस्से की शक्ल में, कभी मोहब्बत की शक्ल में, कभी लालच की शक्ल में, कभी दुख की शक्ल में, ना उम्मीदी की शक्ल में। तो there are passions all around, but what your brain does with those passions, it rationalizes the passion। कि भाई rationalize करना यानी लॉजिक देना उस पैशन को, उस पैशन को लगाम डालना कि भैया तुम हद से ज्यादा, तुम बिना वजह इस पैशन में बह रहे हो, जरा हकीकत को देखो, ऐसा नहीं है, जरा हकीकत को देखो, ये तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम्हारा परसेप्शन गलत हो रहा है। और ये सिर्फ एक परसेप्शन है, रियलिटी नहीं है।
परसेप्शन और रियलिटी में बहुत फर्क है। रियलिटी सबके लिए एक बराबर होती है, फैक्ट होती है, लेकिन परसेप्शन सबके लिए एक बराबर नहीं है। और दर हकीकत हर इंसान अपने परसेप्शन को अपनी रियलिटी समझ रहा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं अगर यहाँ पे मौजूद हूँ एज अ ट्यूटर, तो मेरी एक कहानी है, मेरी एक जिंदगी मैं गुजार के आई हूँ, और जिसके बाद मुझे लग रहा है कि यही मेरी हकीकत है, कि मैं इसार आती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, और मेरे लिए जिंदगी यही है। ठीक है, मैं घर जाती हूँ, मेरे घर वाले हैं, मैं उनके साथ अपना वक्त गुजारती हूँ, मैंने इसी से कंप्लीट कर लिया है, मैं मेंबर हूँ, मैं फलां हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, जो भी है ये मेरे लिए मेरी रियलिटी है। मगर दर हकीकत ये एक परसेप्शन है। अच्छा, अब आप बोलेंगे कैसे? मैं जो जिंदगी गुजार रही हूँ, मैं समझ रही हूँ लाइफ इज दिस, लाइफ इज सो गुड, लाइफ इज सो पॉजिटिव, लाइफ इज ब्यूटिफुल, क्योंकि मैं वैसी जिंदगी गुजार रही हूँ। तो मुझे लग रहा है जिंदगी तो ऐसे ही है, सभी ऐसे गुजारते हैं, सबके पास अच्छे कपड़े होते हैं, सबके पास बड़े आसाइशें होती हैं, बट दैट्स नॉट रियलिटी, दैट्स माय परसेप्शन, जिसको मैं समझ रही हूँ कि ये मेरी रियलिटी है, और यही रियलिटी है, दूसरे भी ऐसे। हालांकि ऐसा नहीं, मैं अपनी माँ से पूछती हूँ, मेरी माँ कहती है लाइफ इज अगली, मेरी माँ कहती है लाइफ इज होपलेस, मेरी माँ कहती है लाइफ इज बकवास, क्योंकि यहाँ लोग बकवास है। क्यों बकवास है? लोग फसाद करते हैं। क्यों बकवास है लाइफ? क्योंकि लोग जो हैं अपनी पावर और अपने सेल्फ डिजायर्स के लिए दूसरों का मतलब गला भी घोटने को तैयार होते हैं, दूसरों का हक मारने को तैयार होते हैं, किसी भी लेवल तक नीचे गिरने को तैयार होते हैं। तो मेरी माँ ऐसा समझती है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में बड़ी मुश्किलें देखी, बड़ी मुश्किल दौर से गुजरी, अभी भी गुजर रही है, तो उनको ये ऐसा लगता है। और वो मुझे बोलती हैं कि भाई तुम क्या जानो जिंदगी क्या है, ठंडे कमरे में, एसी वाले कमरे में बैठना, अच्छे कपड़े पहन लेना, तुम्हें लगता है बस यही जिंदगी है? ये जिंदगी नहीं है बेटा, जरा आओ बाहर निकलो, जरा देखो, जरा अपने रास्ते का, अपने घर के बाहर का कूड़ा तो उठाओ, वो उठाने की तो तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, और तुम कह रही हो जिंदगी का बड़ा तुम्हें फलसफा आ गया है, तुम जिंदगी को बड़ा अच्छे से समझने लग गई हो। तो देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस इन परसेप्शन। वो जिस मोड़ पे, जिस दौर से, जिस जो जिन लम्हात को गुजार के आई है, वो उनकी, वो उनका परसेप्शन है, मगर वो यही समझती है कि वो उनकी रियलिटी है। दर हकीकत जो हर इंसान अपने अपने एक्सपीरियंसेस से गुजरता है, वो उसको अपनी रियलिटी समझता है, मगर वो किसी की भी रियलिटी नहीं, क्योंकि रियलिटी तो वो होती है जो सबके लिए एक बराबर है। हकीकत ये है कि दुनिया गोल है और दुनिया घूम रही है सन के एतराफ, ये रियलिटी है, ये हकीकत है, ये सबके लिए वही है, ये सबके लिए वही। परसेप्शन, वो मेरे लिए जिंदगी की डेफिनेशन कुछ और है, आपके लिए जिंदगी की डेफिनेशन कुछ और है, मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन कुछ और है, आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन कुछ और। सो दैट्स परसेप्शन। नाउ अब बात यह है कि दोनों में फर्क कैसे बताया जाए? भाई फर्क तो बताया जा सकता है सिर्फ इसी से कि भाई आप अवेयर हो जाएं इस बात से। जैसे फेसबुक पे, इंस्टा पे आप देख रहे होते हो, आपके कभी दोस्त लोग कभी कोई पिक्चर्स डाल रहे होते हैं, बहुत सारे लोग पिक्चर्स डाल रहे होते हैं, कुछ लोग मीम्स बनाते हैं, कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टीज के पता नहीं क्या क्या मीम्स बना देते हैं। तो क्या वो रियलिटी होती है? क्या वो हकीकत होती है? क्या ये जरूरी है कि वो हर वक्त हकीकत हो? हाँ बिला? नहीं, नहीं, वो हकीकत नहीं होती, लेकिन हमें क्या लग रहा होता है कि वो ये आ गया, अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा, हमें वो हकीकत ही लग रहा होता है। दूसरे लोगों को, आम लोगों को, सब ज्यादातर लोगों को वो हकीकत लग रहा होता है कि अच्छा ऐसे हुआ होगा, अब लिखा है तो हुआ ही होगा। अभी कोई फोटो आ गई किसी एक्ट्रेस की कि उसके फेस पे चोटें वगैरह लगी, वो उसके साथ तशद्दुद हुआ है, इसके घर में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। अब किसी को क्या पता कि वो शायद वो अपने एक्टिंग के लिए उसने वो मेकअप किया हुआ हो, अपने ड्रामे के किसी भी शूट के लिए, लेकिन लोग उसको, कुछ किसी एक बंदे ने ऐसा पोर्ट्रे कर दिया, तो जो मासूम लोग हैं वो तो भी उसको हकीकत समझ लेते हैं, मगर दर हकीकत वो हकीकत नहीं। सो perceptions can misguide you, mislead you, but reality is reality.
it cannot, and it will remain reality no matter you change your place, no matter you change your angle, no matter you change your location. Reality will always remain the same. आप स्विट्जरलैंड चले जाएं, जापान चले जाएं, लंदन चले जाएं, इस हकीकत को कोई नहीं बदल सकता कि दुनिया में एक मैग्नेटिज्म है कि जो हमें अट्रैक्ट किए रखे है, दुनिया में चिपकाए रखे। ये हकीकत कोई नहीं बदल सकता कि दुनिया गोल है और वो रोटेट कर रही है और रिवॉल्व कर रही है। ये हकीकत कोई नहीं बदल सकता कि दिन भी होता है और रात भी होती है, राइट। तो ये सारी हकीकतें। अच्छा जी, और मेरी और आपकी हकीकत क्या है? कुछ भी नहीं, हम एक मिट्टी का दिया है बस, और इस मिट्टी के दिए के अंदर अब आपकी मर्जी है, आग को जगह देनी है तो आग को जगह दे दो, नूर को जगह देनी है तो नूर को दे दो। दो ही ताकतें, या नूर है या नार है। नूर पॉजिटिव ताकत है, नार नेगेटिव ताकत, प्लस एंड माइनस। प्लस एंड माइनस का कॉम्बिनेशन तो हर इंसान में होता है, हर इस पूरी तकनीक में हर जगह प्लस एंड माइनस है। माइनस के बगैर प्लस सर्वाइव नहीं कर सकता, प्लस के बगैर माइनस सर्वाइव नहीं कर सकता। तो दोनों का एक नाता है, मगर आप अपनी प्रोपोर्शन किसका ज्यादा रखें। ज्यादा इसका अगर रखेंगे तो ये ठंडक पहुंचाती है, ठंडा है, सुकून है, उम्मीद है, रोशनी है, इल्म है। और अगर इसका प्रोपोर्शन ज्यादा रखा तो नार जलाती है, तपिश है, सख्ती है, जलन है, और अपनी ही आग में इंसान जल जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। रोल थ्योरी। रोल थ्योरी क्या है? पढ़िए। Role theory suggests that people behave in any situation according to other people's expectations of how they should behave in that situation. क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो है लोग इसी तरह सिचुएशन में बिहेव करते हैं जिस तरह दूसरे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस सिचुएशन में बिहेव करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, रोल थ्योरी कहती है कि हम चूंकि बचपन से कंडीशनिंग से गुजर रहे होते हैं ना, तो हम ज्यादातर जैसा हमारी माँ चाहती है कि हम बिहेव करें तो हम अपने आप को वैसा बना लेते हैं, या बैक ऑफ द माइंड अनकॉन्शियसली वैसा चला जाता है कि भाई मम्मा नाराज होंगी इस बात से तो मुझे नहीं करना, मम्मा नाराज होंगी इस बात से तो मैंने वो नहीं करना, मम्मा को ये नहीं पसंद तो अब मैं ये नहीं कर सकता चाहे मुझे पसंद हो। तो ऐसा बैक ऑफ द माइंड आपके जहन में जरूर होगा, भले आप अपनी मनमानियां भी कर रहे होंगे मगर बैक ऑफ द माइंड ये होगा कि अरे अरे मम्मा को नहीं पसंद तो मम्मा से छुपा लो, हम मम्मा को ही नहीं पता। तो a role may be seen as part of your play. People sometimes refer to wearing different hats in different situations or groups of people. कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि भाई मैं अगर बच्चों के साथ हूँ तो डिफरेंट हैट पहन लूँ, बच्चों वाला बन जाऊँ, अगर मैं टीनेजर्स के साथ हूँ तो टीनेजर्स के साथ उनके जैसा बन जाऊँ, एडल्ट के साथ हूँ तो एडल्ट के साथ उनके जैसा बन जाऊँ। सो देयर आर डिफरेंट रोल्स। अब मैं ईशा हूँ, आई हैव अ रोल ऑफ बीइंग अ फैसिलिटेटर, आई हैव रोल बीइंग अ ट्रेनर, आई हैव अ रोल ऑफ यू नो अ डॉटर, अ सिस्टर। ये सारे मेरे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं। जाहिर है जिस तरह मैं वर्क प्लेस में बिहेव करती हूँ, अपने आप को कैरी करती हूँ, उसी तरह से मैं घर पे तो नहीं कर सकती ना। घर पे आई एम नॉट अ ट्यूटर, घर पे आई एम नॉट अ लेक्चरर, ठीक है। घर में आई एम एक फैमिली मेंबर, ठीक है। आई एम अ डॉटर, आई एम अ सिस्टर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। So the role set is a group of people who respond to you in a given role. Staff in the accounts department will relate to the account manager in his role as professional and superior. तो रोल सेट्स बता दिए जाए ग्रुप ऑफ पीपल को तो फिर वो अपने रोल के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। रोल एम्बिग्विटी, अगर रोल एम्बिग्विटी में मतलब एम्बिग्विटी यानी कि शक और शुबा हो कि भाई मेरा रोल क्या है इन द वर्क प्लेस, am I supposed to act as a supervisor, am I supposed to act as an employee, or am I supposed to be a leader, how should I behave। तो ये सारी, ये जब तक रहेगी कंफ्यूजन तो आप सही से कोई भी रोल अदा नहीं कर पाओगे। Then role incompatibility or role conflict, when you are expected to operate two roles at once. For example, if you have to discipline a member of staff with whom you have become informally friendly, तो ये बड़ा मसला हो जाता है कि आप जिस बंदे के साथ बड़ा फ्री हो गए हो, वर्क प्लेस पे फ्रेंडली हो गए हो, और आपसे ये आपको ये रोल दिया गया है कि भाई आपको उसे सुपरवाइज करना है,
कैसे होगा? आप अब जब इतने इनफॉर्मल हो जाते हो किसी के साथ, फिर आप उसको सुपरवाइज जितना भी कर लो, वो सामने वाला बंदा आपके डिसिप्लिन में आएगा ही, आपके काबू आएगा ही। अरे चल हट तू जा यहाँ से। जब आप फ्रैंक हो जाओगे तो ऐसे ही होगा ना। देन रोल साइंस प्लीज पढ़िए। A role set is a group of people who respond to you in a given role. A staff in the account department will rate the account manager in his role professional and superior rather than as a father or a husband. क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो जिस रोल में होता है वो उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि अकाउंट मैनेजर है तो प्रोफेशन के हिसाब से करेगा rather than father or a husband. Right. So role signs indicate what role you are in a given moment. यानी आपके ड्रेसअप से, आपके गेटअप से, आपके बिहेव करने के अंदाज से ये सामने वाले को अंदाजा हो जाता है कि भाई आपका क्या रोल है यहाँ पे, आप कौन हो। रोल मॉडल्स आर द इंडिविजुअल्स यू एस्पायर टू बी लाइक। रोल मॉडल जाहिर है हर कोई अपनी जिंदगी में कोई ना कोई रोल मॉडल रखता है और उसको फॉलो करने की कोशिश करता है, उनसे इंस्पायर होता है। नाउ कमिंग टू द ग्रुप्स। अब ग्रुप्स को जल्दी से देखते हैं। ऑफ कोर्स ग्रुप्स मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, वर्किंग टुगेदर टू फुलफिल अ गोल, टू फुलफिल एन ऑब्जेक्टिव। व्हाई फॉर्म ग्रुप्स? ग्रुप्स क्यों बनाए जाए? भाई ग्रुप्स बनाने से बहुत सारे फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। फायदे ये होते हैं कि भाई आपका काम जल्दी हो जाएगा। फायदे ये होते हैं कि आपको जो है बहुत सारे मतलब अलग अलग एक्सपर्टीज के लोग मिल जाएंगे, तो आपको काम जो है एक्सपर्ट्स मतलब सब मिलकर करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। नए नए आइडियाज, बहुत सारे आइडियाज। फिर अगर कोई एक चीज मेरी नजर से चूक गई तो दूसरा बंदा हो सकता है उसको हाईलाइट कर ले, तो वो चीज कवर हो जाती है। जब भी आप ग्रुप में रहते हो, जैसे कि हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जॉइंट फैमिली के निजाम से, कि जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि सब जब मिलकर रहते हैं तो दुख सुख चैलेंजेस सब मिल बांट के हो जाता है, काम भी मिल बांट के हो जाता है, बरकत हो जाती है। लेकिन इसका ही कौन भी है, कौन ये है कि जब इत्तेफाक ना हो फैमिली में या ग्रुप में, टीम में, वो कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज्यादा हो, वो एक दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते, एज अ टीम काम नहीं करना चाहते, किसी को ग्रो करता हुआ देख नहीं सकते, किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, लाइक किसी के अंडर किसी को बड़ा नहीं मान सकते, किसी को बड़ा मान के नहीं चल सकते, क्योंकि जाहिर है जब आप ग्रुप में होते हो आपको किसी ना किसी एक को लीडर बनाना पड़ता है, ठीक है, और वो लीडर की बात फिर हर कोई मानता है, तब वो ग्रुप सक्सेसफुल हो सकता है अपने गोल्स में, अपने ऑब्जेक्टिव्स में। अगर वो लीडर को नहीं मानेगा तो फिर क्या हो जाएगा? ग्रुप तितर बितर हो जाएगा, गोल अचीव नहीं होगा, हर कोई मैं बकरी की तरह करेगा और भटक जाएगा। ठीक है जी। तो अब ये जॉइंट फैमिली का सिस्टम भी इसी तरह से है कि ग्रुप ऑफ पीपल है, सब साथ रहते हैं, इत्तेफाक से रहते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, स्पेस देते हैं, एक दूसरे को मौके देते हैं, एक दूसरे की ग्रोथ से खुश होते हैं, एक दूसरे की खुशी में खुश होते हैं। तो ये अच्छे से मतलब इनके जो चैलेंजेस भी हैं वो इजीली निपट जाते हैं। मतलब अब जैसे रमजान में अफ्तारी, अब एक के ऊपर बर्डन नहीं आता, किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने कभी कुछ बच्चों को देख लिया, किसी ने कभी कोई काम कर लिया, किसी को बाहर जाना है तो किसी ने पीछे से घर देख लिया, तो मिलजुल के हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर जब आप जॉइंट फैमिली में सिंगल रहते हो, अलग रहते हो, जिसको क्या कहते हैं न्यूक्लियस फैमिली, हाँ, उसमें रहते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको सारा काम A to Z खुद ही करना है। मासी को भी खुद ही देखना है, बर्तन भी खुद ही धोने हैं, कपड़े भी खुद ही धोने हैं, ग्रोसरी भी खुद ही करनी है, A to Z सब कुछ खुद करना है। और अगर आपने नहीं किया तो बस आपने नहीं किया, फिर वो आपका काम अधूरा रह जाएगा। आप बीमार हो, आपको कोई देखने वाला नहीं, आपको सब खुद मैनेज करना है। So there are pros, there are cons. ग्रुप में भी इसी तरह होता है, चाहे वो वर्क प्लेस हो। आप सोचते होंगे बिलाल कि क्या मैम घरेलू एग्जाम्पल्स ले आते हैं। भैया घरेलू एग्जाम्पल से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, तभी तो आप बड़ी चीजों को समझ सकते हो। बिकॉज जो यूनिट है ना वो तो एक ही है। यूनिट को समझ लो, पूरा समुंदर समझ आएगा। समुंदर का यूनिट क्या है? एक कतरा पानी, और वो पानी आपकी बॉटल में मौजूद है। तो उस बॉटल के पानी को अगर समझ लोगे तो तुम्हें समुंदर की केमिस्ट्री समझ आ जाएगी। तो समुंदर में गोता लगाने की जरूरत नहीं है, उस एक पानी के ड्रॉप को समझने की जरूरत है। दैट्स इट। तो इसी तरह जब हम बिजनेस को भी समझते हैं, हम क्या समझते हैं, किसी भी इदारे को समझते हैं, तो उसको समझने से पहले हम घर को समझते हैं कि भाई घर भी एक इदारा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है।
कैसे काम कर रहे हैं, यहाँ पे लीड कौन कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन कर रहा है एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन कर रहा है. सो देयर इज वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वन मैनेजमेंट अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम कहते हैं कि फादर का रोल है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम कहते हैं मदर का रोल. मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम कहते हैं सारे इंटरनल मामला देख रहे हैं, फादर क्या कर रही है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या कर रही है, एक्सटर्नल मामला देख रही है. तो इस तरह जब हम एक यूनिट से समझते हैं तो बड़ी चीज समझ आ जाती है. जॉइंट फैमिली में ग्रुप ऑफ पीपल है, सेम वे वर्क प्लेस पे ग्रुप ऑफ पीपल है, और वही खवातीन जो घर पे पहले बहन है या घर में माँ है, वही तो वर्क प्लेस पे जाके वर्क वुमेन है. तो उसका माइंडसेट जो घर पे है वही माइंडसेट तो वो वहां काम पे जाके लगा रही है. तो अगर यहाँ पे उसको रिलैक्सेशन नहीं मिल रही, घर में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, फटने हैं, तो वो निकलेगा ना वर्क प्लेस में भी जाके. वर्क प्लेस में भी वो अपने ग्रुप के साथ क्यों ताउन करेगी, क्योंकि उसको घर में भी वैसे ही मिला कि ग्रुप में काम करना तो एक अजाब है, सबकी सुननी पड़ती है, कोई किसी की मानता नहीं है, सब अपनी चलाते हैं. उसके दिमाग में ये बैठा हुआ है, उसका ये परसेप्शन है, उसका ये एक्सपीरियंस है. तो वो कैसे लेकर चलेगी, वो ग्रुप में कैसे कोऑपरेट करेगी, कैसे काम करेगी. So it all starts from one individual, from one unit. Formal and informal groups. Formal groups जो बना दे, इदारा बना दे. Informal groups जो खुद ही एक ग्रुप्स हो जाए, यानी कि जब आप वर्क प्लेस पे जाते हो, आप फ्रेंडशिप करते हो, कलीग्स होते हैं, तो हर एक का ग्रुप बन जाता है. किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग होती बन जाती है, किसी के साथ बन जाती है. पूरा पूरा इदारा एक दूसरे को तो नहीं जानता ना, पूरा इदारा तो आपस में दोस्त नहीं बन सकता ना, छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं. That is informal grouping. Individual and group contribution, of course, जब आप ग्रुप में होते हो it becomes synergy. 2 + 2 5 हो जाते हैं, एक और एक 11 बन जाते हैं, 11. That is group. ठीक है. और जब अकेले काम करते हो तो 1 होते हो. ऑलराइट, तो ये सारी चीजें आपने खुद से देख लेनी है. टीम्स और ग्रुप में क्या फर्क है? टीम इज मोर देन अ ग्रुप. टीम वो हो जाती है जो हम आहंग हो जाती है. हम आहंग यानी कि एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो जाती है. When you get compatible with each other, you become a very good team. जब आपको एक दूसरे से मोहब्बत होती है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती है, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की जज्बा होता है, और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का जज्बा होता है, तो वही ग्रुप टीम बन जाता है. ठीक है. स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीम्स, organizing work, controlling activities, generating ideas, decision making, pooling knowledge, वही सारी बातें हैं जो आप कर चुके हैं, कोई नई बात इसमें नहीं. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. लिमिटेशंस ऑफ टीम वर्किंग. ऑफ कोर्स ड्रॉबैक्स भी हैं. क्यों ड्रॉबैक है? क्योंकि हर जॉब के लिए टीम वर्क सही नहीं है या जरूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल लेक्चर देना है. अब लेक्चर देना है तो उसमें 10 ट्यूटर्स की टीम नहीं हो सकती, एक ही ट्यूटर एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है. ठीक है, तो इसमें टीम वर्क नहीं हो सकता. देन अगर दर्जी है तो एट अ टाइम वो एक जोड़े पे फोकस कर रहा है, वो सी रहा है, और वो एक पूरा मुकम्मल जोड़ा सी सकता है. तो मे भी वो अगर स्मॉल लेवल पे है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो एक टीम बनाए. हो सकता है उसके अंदर वो कैपेबिलिटी ना हो टीम को चलाने की, वो एक सिंगल हैंडेडली एज अ फ्रीलांसर ही वो काम करना जानता हो, तो वो वैसे काम करता है. हर एक के अंदर सलाहियत नहीं होती है टीम को लेकर चलने की, क्योंकि उसके लिए बड़ा तप्पड़ चाहिए, बड़ा जर्फ चाहिए, बड़ी बर्दाश्त चाहिए, बड़ा सब्र चाहिए. टीम को चलाना आसान काम नहीं है. इट्स नॉट रोबोट्स को चलाना आसान है, मशीन को चलाना आसान है, बटन दबा चल गए, बटन ऑफ किया बंद हो गए. आप इंसानों के साथ ऐसा मामला नहीं कर सकते. सो ये आपने गो थ्रू कर लेना है, ये सारे लिमिटेशंस हैं. ऑर्गेनाइजिंग टीम वर्क को जब आप ऑर्गेनाइज करते हो तो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स भी होती है, मल्टी स्किल्ड भी होती है, यानी एक ही टीम में हर तरह के लोग, हर शोबे के लोग. ओके, देन नेक्स्ट इज टीम मेंबर रोल्स. हु शुड बिलोंग इन द टीम. टीम को कौन बिलोंग करता है? स्पेशलिस्ट स्किल्स, पावर, एक्सेस टू रिसोर्सेज, पर्सनैलिटी एंड गोल्स. यानी कि टीम में कौन कौन लोग होने चाहिए? ऐसे लोग होने चाहिए जिनके पास स्किल सेट हो, जिनके पास पावर हो, जिनके पास रिसोर्सेज हो, जिनके पास पर्सनैलिटी और गोल्स हो. तो ये एक अच्छी टीम बन जाती है जब आपके पास ये सारी चीजें. अच्छा, बेल्विन के टीम रोल्स हमें क्या कहते हैं? बेल्विन हमें बताता है कि भाई टीम में ना कुछ रोल्स होते हैं, यानी कुछ तरह के लोग होते हैं. एक है कोऑर्डिनेटर.
कुछ लोग होते हैं जिनका जिनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कोऑर्डिनेटर की तरह होते हैं। कौन है ये कोऑर्डिनेटर, अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। फिर है शेपर, प्लांट, मॉनिटर इवैल्यूएटर, रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर, इम्प्लीमेंटर, टीम वर्कर, कंप्लीटर, फिनिशर एंड स्पेशलिस्ट। तो ये 9 तरह के रोल्स हैं एक टीम में जो परफॉर्म किए जा सकते हैं। अब ये कौन कौन है? प्लांट किसे कहा जा रहा है? वो बंदा क्रिएटिव होगा, इमेजिनेटिव होगा, अनऑर्थोडॉक्स होगा। उसका रोल क्या होगा? ही सॉल्व्स डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। उसकी वीकनेस क्या होगी? इग्नोर्स डिटेल्स, टू प्री ऑक्यूपाइड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। तो इसकी ये कुछ खुसूसियात होगी किसकी? प्लांट। प्लांट कौन है? प्लांट टीम का ही एक बंदा है जो प्लांट जैसा बिहेव कर रहा है। और प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपने देखी। देन रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर। रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर कौन होगा? एक्सट्रोवर्ट होगा, एंथुजियास्टिक होगा, कम्युनिकेटिव होगा। वो अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करेगा, डेवलप करेगा कॉन्टैक्ट्स। ओवर ऑप्टिमिस्टिक होगा, ये उसकी वीकनेस है। वो लूज करेगा इंटरेस्ट, एक दफा इनिशियल एंथुसियाज्म चला जाए तो फिर वो इंटरेस्ट लूज कर देगा। कोऑर्डिनेटर कौन होगा? ये चेयरमैन, मैच्योर, कॉन्फिडेंट, गुड चेयरपर्सन, clarifies goals, promotes decision making, delegates well, can be seen as manipulative, delegates personal work। मतलब manipulative होते हैं, कभी कभार अपना पर्सनल काम भी करवा लेते हैं। नेक्स्ट, shaper, challenging, dynamic, thrives on pressure, has the drive and courage to overcome obstacles, can provoke others, दूसरों को भड़का सकते हैं, hurts people's feelings। Then monitor evaluator, sober, strategic, discerning, sees all options, judges accurately, lacks drive and ability to inspire others, overly critical। Team worker, cooperative, mild, perceptive, diplomatic, listens, builds, calms the waters, indecisive in crunch situations, can be easily influenced। Implementer, disciplined, reliable, conservative and efficient, turns ideas into practical actions, somewhat inflexible, slow to respond to new possibilities। Complete finisher, painstaking, conscious, anxious, searches out errors, inclined to work on duty, specialist, single-minded, self-starting, contributes only on narrow front, dwells on technicalities, overlooks the big picture। तो ये सारे रोल्स आपको पता होने चाहिए कि स्पेशलिस्ट की क्या खसूसियत है और क्या कमजोरी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हाउ डू पीपल कंट्रीब्यूट? कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं लोग? प्रपोज करके, सपोर्ट करके, ब्लॉक करके, टास्क परफॉर्म करते हुए, या फिर टीम मेंटेनेंस करते हुए। दो ही चीजें, या तो आप एक्टिवली काम कर रहे हो, या तो आप बस टीम को लेकर चल रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो। आप दो में से कोई एक काम। अगर आप एक्टिवली खुद परफॉर्मेंस में जुड़े हुए हो, लगे हुए हो, तो जाहिर है फिर आप टीम को बहुत ज्यादा नहीं कर रहे, फिर कुछ और लोग हैं जो टीम को मेंटेन कर रहे हैं। और अगर कुछ लोग टीम को मेंटेन कर रहे हैं तो वो टास्क में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। इसकी हम बेहतरीन मिसाल इस तरह से दे सकते हैं कि जैसे स्कूल हो गया, स्कूल एक इदारा है, वहां पे एडमिन है। एडमिन पढ़ाता नहीं है, एडमिन क्या करता है? सिर्फ मेंटेन करता है, मैनेज करता है चीजों को। लेकिन पढ़ाता कौन है? स्टाफ, जो आपका टीचर्स का स्टाफ है, फैकल्टी है, वो पढ़ाते हैं, वो एक्चुअली परफॉर्मेंस में इन्वॉल्व है। ठीक है, मगर एडमिन क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, मेक श्योर कर रहे हैं कि अदारा स्मूथली चले। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, हमारे पास यहाँ पे रैकहम एंड मॉर्गन हैव डेवलप्ड अ हेल्पफुल कैटेगराइजेशन of types of contribution people can make to team discussion and decision making। तो रैकहम और मॉर्गन कहते हैं कि भाई लोग जो है ना कंट्रीब्यूट करते हैं, मगर हर कोई अलग अंदाज से कंट्रीब्यूट करता है। मैं जिस तरह सोसाइटी को पे बैक करती हूँ, बिलाल हो सकता है किसी और तरह करते हैं। तो हम दोनों का तरीकेकार डिफरेंट है, मगर डेफिनेटली हम दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अब उसकी भी कुछ कैटेगरीज है। नंबर 1, प्रपोजिंग, एक तरीका है प्रपोज करना, सजेशंस आगे रखना, न्यू आइडियाज बताना, न्यू रास्ते दिखाना। व्हाई डोंट वी लुक एट अ फ्लेक्सी टाइम सिस्टम? प्रपोज करना कोई नई चीज को, सपोर्ट करना, किसी ने कोई नया प्रपोजल फेंका तो किसी ने तो सपोर्ट किया। अगर सपोर्टर नहीं होंगे तो जो लोग प्रपोज करेंगे उनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? तो सपोर्ट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट रोल।
सीकिंग, अब देखो इमरान खान आए हैं ना मैदान में, तो हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं ना, आवाम सपोर्ट कर रही है ना। अगर आवाम सपोर्ट नहीं करे तो ऐसे ही भय भय करके चला जाए, क्या फायदा, है ना। उसने प्रपोज किया, उसने आइडिया बताया, उसने कहा मैं सामने लड़ूंगा, मैं हूँ, तो हमें क्या करना है, हमें तो बस उसको बैक करना है, सपोर्ट करना है। सीकिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन सीख करना, यानी अगर इदारे को, टीम को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं एक अच्छी इंफॉर्मेशन सीकर हूँ, मैं निकलवा सकती हूँ सारी मालूमात, फैक्ट्स एंड डिटेल्स, तो मैं, कुछ लोग उसमें हेल्प करेंगे। गिविंग इंफॉर्मेशन, कुछ लोग इंफॉर्मेशन देने में हेल्प करेंगे। ब्लॉकिंग, डिफिकल्टिंग स्टेटिंग, यानी कि कुछ लोग मुश्किल हालात में ब्लॉक बन के खड़े हो जाएंगे, पहाड़ बन के खड़े हो जाएंगे और मुसीबत को, ऑर्गेनाइजेशन को आंच भी नहीं आने देंगे। शटिंग आउट बिहेवियर, कुछ लोग शट आउट हो जाएंगे, यानी कि इंटरप्टिंग एंड ओवरराइडिंग अदर्स, टेकिंग ओवर, मतलब एक होता है ना बीच में बात भी हम काट देते हैं, बिलाल कुछ बात कह रहे हैं, मैंने उसकी बात काट के अपनी बात कही, दैट इज शटिंग आउट बिहेवियर। हम ओवर, ऐसे भी लोग होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव वाले नहीं आएंगे, नेगेटिव वाले नहीं आएंगे। Bringing in behavior, involving another member, encouraging contribution, testing understanding, checking whether points have been understood, summarizing, drawing together or summing up previous discussion। तो हर इंसान में एक डिफरेंट सलाहियत है और वो उस अपनी सलाहियत के मुताबिक एक टीम के में अपना रोल खुद उसको पता होता है कि मेरा क्या रोल है, और वो वैसे ही बिहेव कर रहा होता है और उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। नेक्स्ट, टीम डेवलपमेंट, फिलहाल पढ़िए। आवाज नहीं आ रही बिलाल, सो गए? Team develops in stages: forming, storming, norming, performing, tuckman, and dorming or morning ये adjourning. जो 5 स्टेजेस हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग हैं और ये टकमैन ने इंट्रोड्यूस की। वो कहते हैं कि टीम जो डेवलप होती है ना, देखो ग्रुप की बात नहीं होगी, टीम की बात होगी, ग्रुप की बात नहीं होगी, टीम की बात होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 खलीफा की टीम तैयार की, टीम तैयार होती है। तो पहला स्टेज होता है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग यानी बन रहा है, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं मैं हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं मैं नहीं हूँ। फिर होता है स्टॉर्मिंग, कि अच्छा आप लोग आ गए हैं, अब करना क्या, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोसीजर क्या होगा, नॉर्म्स क्या होंगे, हम एक दूसरे से राब्ता कैसे रखेंगे, एक दूसरे के साथ फ्रूटफुल डिस्कशन कैसे होगी, काम क्या करेंगे। देन नॉर्मिंग, नॉर्मिंग पीरियड ऑफ सेटलिंग डाउन, अब सबको अपने अपने काम मालूम है, सबको अपना अपना रोल मालूम है, अब सबको गोल्स भी मालूम है और सब अब अपने कामों में लग गए एंड कामों में लग गए, अभी सेटल डाउन हो गए, नाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म, अब एग्जीक्यूट हो रहे टास्क। अब इसको बेसिकली हम मिसाल इस तरह से ले सकते हैं, इफ यू कैन रिलेट टू इट, जंग, वॉर। वॉर की क्या होती है, प्लानिंग होती है। प्लानिंग में क्या आ गया, फॉर्मिंग, कि कौन लोग, कितने लोगों को लेकर जाने हैं वॉर पे, कितने ग्रुप्स बनेंगे, कितने बटालियंस बनेंगे, कितने उसके हेड्स होंगे, और कौन कहाँ तैनात किया जाएगा, कौन नॉर्थ जाएगा, कौन ईस्ट जाएगा, कौन वेस्ट जाएगा, ठीक है। फॉर्मिंग हो रहा है, कौन कौन लोग हैं। फिर उसके बाद स्टॉर्मिंग हो रहा है कि भाई सबकी कहाँ कहाँ पोजीशन कहाँ करें, और हमारा गोल क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा दुश्मन कौन है, हमारे पास हथियार है कि नहीं है, हमारा प्रोसीजर क्या होगा, अगर किसी को चोट लग गई तो क्या होगा, अगर बीच में वॉर खत्म हो जाती है तो क्या होगा, अगर वॉर हम जीत जाते हैं तो क्या होगा, वॉर हार जाते हैं तो क्या होगा, सब तय हो रहा है मामला। और फिर नॉर्मिंग, फिर सब सेटल डाउन हो जाते हैं, अपने अपने ग्रुप्स में अपनी अपनी पोजिशन ले लेते हैं, एंड देन परफॉर्मिंग, एक्शन में वॉर शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अच्छा, इसमें दो और हैं, डॉर्मिंग एंड मॉर्निंग एंड एडजॉर्न। डॉर्मिंग क्या है, वंस अ ग्रुप हैज बीन फॉर्म्ड, has been performing well for some time, it may get complacent। यानी अगर टीम अच्छा काम कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो होता है ना ठंडी पड़ जाती है बीच में, क्या हम एक्सपर्ट हो गए हैं, 2 साल में तो काम कर रहे हैं और अच्छा चल रहा है काम, तो फिर वो थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो जाती है, क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, और जैसे ही रिलैक्स हो जाती है तो लगता है जैसे सो रही है, फ्रेश आइडियाज नहीं आ रहे, कोई नया एंथुजियाज्म नहीं है, वो वैसे ही चल रहा है। Mourning and adjourning, this group sees itself as having fulfilled its purpose, कि मकसद पूरा हो चुका है। It is temporarily due to physically disband, या तो वो अब अपने अपने घरों को जा चुके हैं, वॉर खत्म हो गई है। This is a stage of confusion, sadness, anxiety as group breaks up।
क्योंकि एक मकसद पे पहले 1 साल से वो लड़ रहे हैं उस मकसद के लिए, अचानक से वो मकसद पूरा हो जाता है, अब 1 साल बाद क्या करें सोचा ही नहीं। देर इज एन एम्प्टीनेस, देर इज कंफ्यूजन, देर इज सैडनेस। अभी जैसे आप लगे हो ना एसीसी करना है करना है करना है, एक दफा एसीसी खत्म खत्म हो जाएगा ना, कंप्लीट हो जाएगा, तो एकदम से आपको लगेगा अब क्या करना है, मतलब एकदम से खुशी होगी, लेकिन फिर आपको लगेगा अब क्या, मतलब पढ़ नहीं रहा मैं, क्योंकि पढ़ने की इतनी आदत हो जाएगी, खाली खाली लगेगा कि है बुक्स नहीं है, एग्जाम नहीं होना, पढ़ना नहीं है मैंने, एकदम से ये फील आएगी। दैट इज मॉर्निंग एंड एडजस्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट, बिल्डिंग अ टीम। टीम बिल्ड करना है, टीम आइडेंटिटी, टीम सॉलिडारिटी, शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स। भाई जब टीम बिल्ड करना है तो आपको लोगों को चूज करना पड़ेगा, कौन मेरे ग्रुप में मेरे मिशन के साथ, मेरे गोल के साथ कंपैटिबल होगा। टीम सॉलिडारिटी encourage loyalty, encourage the team to commit itself to shared work objectives and to cooperate willingness and effectively in achieve। ठीक है जी, अच्छा आगे बढ़ते हैं। टीम आइडेंटिटी, टीम का नाम रखें, बैज यूनिफॉर्म रखें, सेल्फ इमेज, मिथोलॉजी, सेपरेट स्पेस। तो ये सब एक आपके टीम की जो ऊपरी चीजें हैं, यानी पैकेजिंग है, नाम क्या होगा, बैच क्या होगा, यूनिफॉर्म क्या होगा, पीटीआई के फ्लैग का कलर क्या होगा, सेल्फ इमेज क्या होगी, मिथोलॉजी यानी मिशन क्या होगा, मिशन स्टेटमेंट क्या होगा, कहाँ काम करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। सक्सेसफुल टीम्स किसे कहते हैं, जो जाहिर है रिजल्ट अचीव करे और उसका हर टीम मेंबर सेटिस्फाइड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड टीम सेटिस्फैक्शन। ये वो दो ही वाहिद चीजें हैं कि जिससे आप ये जज कर सकते हैं कि ये टीम कितनी मुतासिर है, इफेक्टिव है, कितनी सक्सेसफुल। ओके जी, अच्छा यहाँ तक कोई बात जो ना समझ आई हो। नहीं। रिवॉर्डिंग इफेक्टिव टीम्स, डेफिनेटली जब टीम्स अच्छा परफॉर्म करें तो ऑर्गेनाइजेशन या बॉसेस को चाहिए कि उनको रिवॉर्ड भी करें ताकि वो इंकरेज्ड रहें और मोटिवेटेड रहें परफॉर्म। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट है, और कोई सवाल है अगर यहाँ तक तो पूछे, नहीं तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अच्छा ये जरा बड़ा मजेदार सा सवाल है, कुछ क्विक क्विज, ये जरा करें, देखें इसमें कितना समझ आ रहा है। ओके सो यू हैव 10 मिनट्स। ये 1 2 3 आपके पास बुक है ना, 4 5 5 सवाल, 6 सवाल है, ये फटाफट करें और मुझे बताएं क्या आंसर्स, या एक एक करके पढ़ें और बताते जाए, मैं टिक करती जाती हूँ।
फर्स्ट का सी। फर्स्ट का सी है, अच्छा फिर नेक्स्ट। जी बिलाल। सेकंड का है बी। थर्ड का सी। डी फोर्थ का। फोर्थ का डी है। सी फिफ्थ का। अब सी। आखिरी क्वेश्चन बताओ। फॉल्स। ऑलराइट, पहले का सी बी ए डी। लेट्स सी, सी बी ए डी, फिर सी एंड फॉल्स। जबरदस्त, माशाल्लाह, दैट्स गुड। यानी आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई होप डेवलप हुई होगी इन क्वेश्चंस को करके कि किस तरह के इस चैप्टर से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देयरफॉर ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो उसको क्या क्या पढ़ना होगा आपको, ये भी आपको इन क्वेश्चन से जाहिर हो रहा होगा कि हर एक की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, राइट? ओके जी, ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर मुकम्मल है। कोई सवाल यहाँ तक बिलाल? नहीं। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इंशाल्लाह कल की क्लास में कहाँ से करेंगे? चैप्टर 15 से करेंगे। एंड प्लीज नोट कि कल की क्लास 12 बजे होगी, 11 बजे नहीं होगी, ठीक है? अभी आखिरी अशरा जो चल रहे हैं 12 बजे ही स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।